पवित्र पशु, पवित्र गाय, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में क्यों है, या महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्यों है? गोवा से लेकर केरल और नॉर्थ ईस्ट में क्यों भाजपा के ही नेता बीफ बैन को लेकर कहते हैं कि यहाँ पर बीफ की सप्लाई हम रुकने नहीं देंगे? स्मृति ईरानी ने भी धर्म से बाहर जाके शादी की, एक पारसी से शादी की है। तो वो करते हैं तो वो रासलीला है, पूरा जमाना करता है तो डॉट 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 है। क्यों? हमारे बाकी क्रांतिकारी शहीद यहाँ पर होते तो मोदी सरकार सबसे पहले उनको देशद्रोही, एंटी इंडिया, नक्सल ये सारे लेबल लगाती। गुजरात में जाके मंदी को दूर करने के लिए लक्ष्मी और गणेश की फोटो आप नोटों पर लगवाना चाह रहे थे। सीएएनआरसी के टाइम में आपने चू तक नहीं की थी। आप तो दिल्ली में मेजॉरिटी में थे, आपने सीएएनआरसी के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई थी? देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि हमें 2 किलो राशन और 5 किलो राशन के मोहताज नहीं है हमें हमारे हक चाहिए, हमें खैरात नहीं चाहिए। अलग अलग संगठन के लोग कई राज्यों से यहाँ पर दिल्ली में आए हुए हैं और दिल्ली में जंतर मंतर पर इन लोगों का आंदोलन है। आप देख लीजिए कि ये सारे युवा हैं और इन लोगों की मांग है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप इस पोस्टर पर नज़र डालिए। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के पहले फेज का समापन कार्यक्रम आज दिल्ली में रखा गया और इन लोगों की वही मांग है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। इसके साथ ही जो जागरूक लोग हैं वे लोग एकजुट हो जाएं। तमाम लोग हमारे साथ हैं, इन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैडम, कहाँ से आई आप? मेरा नाम शिवानी है, मैं दिल्ली से ही हूँ और दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन और भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी उससे जुड़ी हुई हूँ। और हम लोग भगत सिंह जन अधिकार यात्रा, सरकार तो कह रही है 8 साल में उन लोगों ने 7 लाख लोग नौकरी दे दी है। 7 लाख लोगों को, हाँ 8 साल में, हाँ। तो सरकार को लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है 7 लाख लोगों को रोजगार देकर। जितना ये बात है, ये तो बात सच्ची है ये, लेकिन सच्चाई ये है कि 22 करोड़ लोगों ने सरकारी जॉब्स के लिए आवेदन भरा था। उसमें से इन 7 लाख लोगों को आवेदन जो है उनका मंजूर हुआ और उनको नौकरी मिली। आज के समय में अगर हम बात करें तो चाहे वो रोजगार का मसला हो, महंगाई का मसला हो, भ्रष्टाचार का मसला हो, इन तमाम मसलों पर तो मोदी सरकार एकदम नंगी हो चुकी है। और मोदी सरकार के ये जितने भी हवाई दावे थे कि वो भारत को विकास की मंजिल पर आगे बढ़ा रही है, दरअसल उनका भारत से मतलब अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला और बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं और जो धन्ना सेठ हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, ये भारत दरअसल वो इनकी बात कर रहे थे। और इस मामले में उन्होंने काफ़ी बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। इनका आप नाम ले रही हैं, लोग सारे उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो। इन लोगों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है रोजगार के क्षेत्र में। आप देखिए किस तरीके से कि इन्होंने रोजगार के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। जब कोई भी पूंजीपति मजदूरों को रखता है तो एहसान तो करता नहीं है, वो अपना मुनाफा तो उसी से कमा पाता है ना। मजदूर अभी 1 मिनट के लिए, मान लीजिए हिंदुस्तान के सारे मजदूर 1 दिन के लिए सारे मजदूर स्ट्राइक पर चले जाएं, तो वो कैसे पूंजीपति मुनाफा अपने मतलब क्या जादू से पैदा कर लेगा? कैसे पैदा करेगा? वो मजदूरों की श्रम शक्ति लूटता है, उनका शोषण करता है, इसकी वजह से उसकी तिजोरियां भर पाती है। हालांकि ये दावा भी अडानी अंबानी की नुमाइंदगी करने वाली जो मोदी सरकार है, उनका ये दावा भी एकदम खोखला है। अभी जैसे देखिए अडानी का जो घोटाला सामने आया, इस पूरी बातचीत को कैसे मोदी सरकार ने बोला ये राष्ट्र पर हमला है। कब से? अडानी जी राष्ट्र हैं। और राष्ट्र क्या है? मान लीजिए आपने मान लीजिए बैंक से लोन लिया, भाई साहब अगर आप नहीं लोन चुका पाए, आपकी तो कुर्की हो जाएगी, जब्त कर लिया जाएगा आपका सारा, जो भी आपके पास कुछ बच होगा वो भी जब्त कर लिया जाएगा। तो इनके साथ भाई माल्या, नीरव मोदी, ये इतने बड़े बड़े घोटाले, और जो सबसे बड़ा घोटाला था उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं होती है। कौन सा घोटाला? जो इन्होंने नोटबंदी करके किया था। हाँ जी, बिल्कुल बहुत बड़ा घोटाला था। अब आप खुद सोचो कि नोटबंदी में इन्होंने कहा कि काला धन वापस आएगा। 99% से ज्यादा जो करेंसी थी वो तो वापस आ गई, तो काला धन था कहाँ पर? तो बेसिकली देखिए जुमलों की सरकार है ये। और अभी कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि 2024 के चुनाव से पहले अचानक कोई पुलवामा हो जाए, अचानक कोई बालाकोट हो जाए, अचानक अभी पाकिस्तान की तो खुद ही जो घरेलू स्थिति है काफ़ी डामाडोल है, तो हो सकता है कि चीन का कोई हवा दिखाए, ये सब होगा। अभी दंगों की जो आग है वो लगातार, जैसे रामनवमी
हनुमान जयंती तो आज से मेरे को पता नहीं भाई, हनुमान जयंती आज से पहले जो है जब मनाई जाती रही हो तो इसको लेकर इतना उन्माद और वो सब। अब ये जो त्योहार है जो पहले मेल मिलाप के अवसर हुआ करते थे, वो त्योहार इस सरकार के, मौजूदा सरकार के तहत ये दंगों के उत्सव बन गए। आप आरोप लगा रही हैं, लेकिन हिंदू ही हैं, जो हिंदू हैं, हिंदुओं ने ही रामनवमी का आयोजन किया था। उन लोगों ने बड़े धूमधाम के साथ हनुमान जयंती मनाया। हिंदुओं ने तो मिलकर नहीं किया होगा ना, सारे हिंदुओं ने मिलकर नहीं किया। जाहिरा तौर पे आज हिंदुओं की एक बहुत बड़ी आबादी को संघ परिवार, भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे जो संगठन है, जो फांसीवादी संगठन है, वो उनके बीच में जहर घोलने का काम, सांप्रदायिकता का जो आप कह सकते हो कि एक तरीके का नशा, वो उनको देने का काम। और हाँ देखिए, अब खुद आप सोचिए, आज मोदी सरकार लोगों से महंगाई के रोकने को लेकर तो नहीं वोट मांग सकती है, बेरोजगारी कम करने को लेकर तो नहीं वोट मांग सकती है। अब वो क्या कर रही है, धर्म को मसला बना रही है। अब इनके धर्म की भी, मैं इसलिए कहूंगी, अभी बीच में टोकिएगा मत, इनके धर्म की, गौ रक्षा की, लव जिहाद की भी थोड़ी सी पड़ताल करना जरूरी है। गाय इनके लिए पशु नहीं है, राजनीतिक पशु है, लेकिन गाय इनके लिए एक पशु, पवित्र गाय, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में क्यों है, या महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्यों है? गोवा से लेकर केरल और नॉर्थ ईस्ट में क्यों भाजपा के ही नेता बीफ बैन को लेकर कहते हैं कि यहाँ पर बीफ की सप्लाई हम रुकने नहीं देंगे, नॉर्थ ईस्ट की जीवन पद्धति में है कि वो बीफ खाएं। तो गाय जो है वो नॉर्थ इंडिया से जाके नॉर्थ ईस्ट तक, क्या वो मतलब उसका क्या कुछ रूपांतरण हो जाता है? गाय तो सब जगह एक ही है, गाय का भी कुछ धर्म, कोई मतलब कोई राष्ट्रीयता, कोई क्षेत्रीयता होती है, आज तक हमने तो नहीं सुना है। लेकिन गौ रक्षा का चाहे हुआ खड़ा करना हो, लव जिहाद का, आम घर के मुस्लिम लड़के लड़कियां या हिंदू लड़के लड़कियां या किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले अपनी निजी जिंदगी में किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं पसंद करते हैं, ये उनका जाती मसला है। लेकिन भाजपा ने इसको भी एक इशू बना दिया, लव जिहाद का। अब लव जिहाद अच्छी, इनको लग रहा है कि ये रोमियो स्क्वाड्स बनाकर इन्होंने यूपी में काफी हुड़दंगबाजी की थी। शाहनवाज हुसैन भाजपा के नेता हैं, उन्होंने एक हिंदू स्त्री से शादी क्यों की? मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा नेता है, उन्होंने हिंदू स्त्री से शादी क्यों की? सुब्रमण्यम स्वामी इतने बड़े भाजपा नेता हैं, उनकी बेटी की शादी एक मुसलमान से हुई। स्मृति ईरानी ने भी धर्म से बाहर जाके शादी की, एक पारसी से शादी की है। तो वो करते हैं तो वो रासलीला है, पूरा जमाना करता है तो ... है। क्यों? वो लव जिहाद नहीं है। धर्मांतरण की बात करें तो कौन नहीं जानता है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की कहानी को? लेकिन नियम तो गरीबों पर लागू होता है ना, अमीरों पर लागू नहीं होता। नहीं होता। और अब असली मसला, और जिस मसले को लेकर भगत सिंह जन अधिकार यात्रा, जो कि हम पिछले 32 दिनों से देश के 12 राज्यों में निकाल रहे हैं, ये बेहद जरूरी यात्रा है। आज जनता के जो असली मसले हैं, चाहे वो रोजगार का मसला हो, चाहे वो बढ़ती असमानता का मसला हो, क्या वजह है कि ऊपर की 1% आबादी के पास कुल संपदा का 40% है और नीचे की 50% आबादी के पास सिर्फ 3% है। ये मैं नहीं, ये सरकारी आंकड़ा है, ये डेटा है। क्यों है? ये खाई बढ़ती जा रही है। अब आप इन सारी चीजों पर सवाल ना उठाए, आप सरकार की गरीब विरोधी नीतियों पर, श्रम कानूनों में जो बदलाव कर रहे हैं उस पर सवाल ना उठाए, बढ़ती महंगाई पर सवाल ना उठाए, भ्रष्टाचार पर सवाल ना उठाए, तो तुम हिंदू हो, तुमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन हिंदू राष्ट्र में जो इनको तथाकथित बनाना है, उसमें मजदूर मालिक तो रहेंगे। मजदूर तो तब भी जो हिंदू मजदूर होगा वो भी वैसे ही खटेगा। तो बेसिकली ये हिंदू राष्ट्र भी ढोंग है, ये टाटा बिरला अंबानी अडानी पूंजीपतियों की नंगी तानाशाही है जो मोदी सरकार इस टाइम थोप रही है। इसलिए आज जनता के जो असली मसले हैं, रोजगार का मसला है, बढ़ती महंगाई का मसला है। महंगाई कोई प्राकृतिक आपदा तो है नहीं। आज अगर पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो गई है या गैस सिलेंडर की कीमत 1200 को छू रही है, तो इसके पीछे सरकार की नीतियां वो है। आप अप्रत्यक्ष करों का बोझ इतना ज्यादा लाद रहे हो और पूंजीपतियों की जमातों को टैक्स हॉलिडे दे रहे हो, उनके सारे लोन माफ हैं। क्यों भाई? वो आपके यार हैं। पुलवामा क्या कहेंगी? अभी सत्यपाल मलिक ने दावार को इंटरव्यू दिया है, जो राज्यपाल रह चुके हैं, उपराज्यपाल। उन्होंने कहा कि पुलवामा जो हमला था सोची समझी साजिश थी और मोदी जी की वजह से जो है 40 जवानों की जानें चली गई, शहीद हो गए। और वो तो भाजपाई भी रह चुके हैं, तो वो तो अंदर की बात ज्यादा जानते होंगे। तो वैसे तो ज्यादातर भाजपाइयों को झूठ बोलने की आदत होती है, लेकिन इस मामले में वो सच बोल रहे हैं। अब उनके कुछ आंतरिक अंतर विरोध रहे होंगे, कुछ होगा मामला, जो भी है, ये बात बिल्कुल सच है। और मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ कि अभी 2024 से पहले अगर
या तो ये कोई देश के अंदर ही कोई बड़ा कत्लेआम, कोई दंगा करवा देंगे, या फिर कोई बालाकोट जैसी घटना, कोई पुलवामा जैसे घटना। जो सत्ता में बैठे हुए हैं, केंद्र में जो काबिज है इस वक्त, जो फांसीवादी सरकार भाजपा। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार जाते हैं, वे वहीं से कहते हैं कि जिन लोगों ने रामनवमी पर गुंडई की है, दंगा फैलाया, फसाद फैलाने की कोशिश की है, हमारी सरकार आएगी उल्टा टांग देंगे उनको हम। वो तो है ही उनकी सरकार, क्योंकि तब तो दिक्कत ये है कि उनकी सरकार को इसलिए आने की जरूरत है ताकि जो रियल दंगाई थे, मतलब कि भाजपाई, बजरंग दली, जो ये सब थे, उनको टांगने से कैसे बचाया जा सके। इनकी सरकार का यही काम है। ये देखिए, अब ये तो इतना बड़ा, अब क्या बोले, मतलब ये कॉमन एक वो बन चुका है। नहीं, सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन, आप सच बताइए कौन सी सबसे टिकाऊ वॉशिंग मशीन है इस वक्त देश में? कोई नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बीजेपी है अतीक ना और वॉशिंग मुख्तार। मशीन। सबसे देखिए टिकाऊ वॉशिंग मशीन इस वक्त बीजेपी की है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन सबसे टिकाऊ है। आपको अपने जो पिछले दाग हैं वो धुलवाने हैं तो टाइड से भी बेहतर सफाई देती है बीजेपी। ऐसा डिटर्जेंट पाउडर और वॉशिंग मशीन है, तो इससे बेहतरीन सफाई, इससे बेहतरीन आपका जो पूरा मतलब कि कत्लेआम का, दंगाई होने का, भ्रष्टाचारी होने का, बलात्कारी होने का, ये तो वो पार्टी है जिसके नेता मंत्री बलात्कारियों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। मॉब लिंचिंग करने वाले दंगाइयों को ये जो है उन माल्यार्पण कर रहे थे। और इनका ये जो संगीत सोम, जो खुद एक अलदुआ नाम का बुचड़ खाना चलाता था और बीफ सप्लाई करता था बाहर, ये मुजफ्फरनगर के दंगों का मुख्य अभियुक्त था सुरेश राणा के साथ। ये वो लोग हैं। लेकिन जाहिरा तौर पे ये पार्टी चूंकि इस वक्त देश में सबसे अच्छी और टिकाऊ वॉशिंग मशीन है, और वॉशिंग मशीन भी इसलिए टिकाऊ बनी है क्योंकि पूंजीपतियों ने इस वॉशिंग मशीन को चाक चौबंद करने के लिए ठीक ठाक पैसा बहाया। कितना पैसा बहाया? पिछले 1 साल में भाजपा को पूंजीपतियों के इलेक्टोरल ट्रस्ट से कितना मिला है? 614 करोड़ रुपए। 614 करोड़ रुपए, 95% से भी ज्यादा पूरी जितनी भी सारी मिले बीजेपी को, लिस्ट आई थी। तो ये सारे मसले देखिए जुड़े हुए, और भगत सिंह जन अधिकार यात्रा बेसिकली इन्हीं मसलों को उठा रही है। लेकिन होगा क्या इससे? आपके साथ हजारों लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, सैकड़ों में लोग हैं। अब देखिए टीवी और अखबार ने आपको बाइकआउट कर दिया है, कहीं कोई खबर नहीं छपेगी। आपने कहा 12 राज्य के लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ नहीं पहुंचे भाई साहब, 12 राज्यों में ये यात्रा चलिए, ये सिर्फ दिल्ली की यात्रा है। दिल्ली की यात्रा है, लेकिन दिल्ली में इसी वक्त महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में सब जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। देखिए मेन चीज पहले ये समझिए, उनके पास पैसे की ताकत है, मीडिया बिका हुआ है, कौन नहीं जानता। अब ये गोदी मीडिया भी इतना, आप कॉमन लोगों से पूछ सकते हैं गोदी मीडिया का क्या मतलब है, लोग ही बता देंगे, ये इतना चलन में आ गया है। ये बात सच है, मीडिया इसे बाइकआउट करेगा। मीडिया के लिए मसले नहीं है, मीडिया के लिए मसले ये है कि पाकिस्तान में कितनी महंगाई बढ़ रही है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन हमारा पेट इसलिए दुखना चाहिए कि हाय हाय पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है। और मीडिया इस टाइम सबसे बड़ा दंगाई खुद है ना। ये मीडिया गंभीर एलिगेशन लगा रही है, बड़ा आरोप है तक। चलिए, मतलब अगर आप आए कवर करने तो जाहिर तौर पे आप गोदी मीडिया को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहे होंगे। मैं नेशनल दस्तक के बारे में जानती हूँ, आपने हमें पहले भी कवर किया है। लेकिन ये बात सच है, उनके पास पैसों की ताकत है, उनके पास पूंजी की ताकत है, उनके पास सब कुछ है। लेकिन सच देश की जनता के पास है। देश की जनता इन सारी बातों को देखिए समझ रही है, ये कहने के लिए नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो जो साथी हमारे बात भी रख रहे हैं, वो 32 दिन का अनुभव शेयर कर रहे हैं। हम जहां भी गए हैं लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, महंगाई ने कमर तोड़ रखी। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। देखिए आप ये बताइए, भूखे पेट आदमी क्या करेगा, है ना। ये जैसे हम सिर्फ भूखे पेट भजन हो सकता है। और अब इनको लेकिन भजन तो करवाते रहने हैं, इनको ये भी करवाने, तो इसीलिए अंधराष्ट्रवाद, उन्माद, मुसलमानों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ नफरत पैदा करना, ये इनको करना है। लेकिन देखिए हिटलर, मुसोलिनी भी हुए थे। हिटलर को क्या करना पड़ा? इतना बड़ा कायर था, बंकर में जाके आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। इसलिए नहीं मजबूर हुआ था, जनता ने मजा चखाया था। देखिए जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं है, इतिहास तो जनता रचती है। ये नैरेटिव्स होते हैं सेट, है ना। नैरेटिव सेट होते हैं कि देखिए कोई बात नहीं सुनता है, कोई बात नहीं सुनता है, कोई बात नहीं सुनता है। नैरेटिव सेट होते हैं जनता सच्चाई से, और सच की इतनी ताकत होती है। हमें ये लगता है कि ये चंद, आपको कुछ नौजवान यहाँ दिखेंगे, आपको कुछ आंगनवाड़ी की कर्मी, कोई बवाना का इंडस्ट्रियल मजदूर, कोई वजीरपुर का इंडस्ट्रियल मजदूर, कोई डीयू का स्टूडेंट दिखेगा। ये लोग त्रस्त हैं और ये इस संदेश को लेकर और लोगों तक जाएंगे। और ये तो अभी इस यात्रा का पहला चरण है।
अभी तो ये यात्रा आने वाले दिनों में देश के अलग अलग इलाकों में और जाएगी और जनता के रियल मसले, जैसे एक हम सबसे जो हमारा एक प्रिंसिपल मसला है, भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून पारित करो, बस नेगा का कानून। आप 365 दिन सबको काम की पक्की गारंटी दो। नरेगा 100 दिन का रोजगार, क्या मखौल है ये? आप सबको, चाहे गरीब रूरल आबादी हो चाहे शहरी आबादी हो, सबको 365 दिन रोजगार की गारंटी दो। रोजगार नहीं दे सकते हो तो बेरोजगारी भत्ता दो। सवाल लीजिए, सवाल सुनिए, क्या होगा रोजगार जब भारत की जनता जो है पकौड़े तलने को रोजगार मानती है? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं रोजगार, पकौड़ा तलना पक्का रोजगार नहीं है। इस देश में काम की तो कोई कमी नहीं है। अगर इस देश में अभी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, सड़कें बनाने का काम जो तथाकथित, तो आप ये कहना चाहती है मोदी जी देश के लिए काम करो, पाकिस्तान भारत में आ जाए, चीन भारत में आ जाए? कहाँ रहा है? चीन के नाम से तो खैर मोदी जी बहुत डरे हुए से लाल आंख दिखाते हैं उसको। नहीं दिखाते, उतना नहीं दिखा पाते। चीन को आज तक बोल नहीं पा रहे कि घुस के मारूंगा। क्या दिक्कत क्या है? मतलब पाकिस्तान को बोल दिए पाकिस्तान को बोला जा रहा है ना, चीन को नहीं बोल पाए। कोई दिक्कत मत, बोल देंगे, अभी वक्त है, अभी 24 में चुनाव है, 1 साल का वक्त है। करके भी दिखाते। देखिए, ये अंध राष्ट्रवाद में चीन की मेहनत कश आबादी भी और हिंदुस्तान की मेहनत कश आबादी भी पिसती है। युद्ध जो है मुनाफा कमाने का सबसे मुफीद धंधा होता है। जब मंदी होती है ना तो खुद पूंजीपति वर्ग चाहता है युद्ध को ललकारा जाए, और उनके ट्रस्टेड नुमाइंदे हैं मोदी जी पूंजीपतियों के, तो युद्ध का उन्माद फैलाया जाएगा, ये सब किया जाएगा। इसमें हारती तो जनता ही, और जनता अपने तजुर्बे से समझती है कि चाहे पाकिस्तान की मेहनत करने वाली आबादी हो, चीन की मेहनत करने वाली आबादी हो, या किसी भी मुल्क की मेहनत करने वाली आबादी हो, उनके सबसे बड़े दुश्मन उनके शासक वर्ग हैं। हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे शासक वर्ग हैं। एक शब्द बहुत ट्रेंड में चल रहा है, देशद्रोही। हाँ जी, जो भारत की बात नहीं करेगा, जो भी स्पीच दी है वो देशद्रोही स्पीच ही। देशद्रोही है, मानती है खुद को? देश क्या होता है पहले तो हमें ये बताना चाहिए। मैं तो मानती हूँ कि देश की जनता से बनती है। मेरी तो देश की जनता के साथ, उनके सपनों के साथ, उनकी आकांक्षाओं के साथ, उनकी मांगों के साथ पूरी प्रतिबद्धता है। तो लेकिन उनकी भी है। गुजरात देखिए, गुजरात में इलेक्शन हुआ, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, ऐतिहासिक जीत है। ऐतिहासिक तो खैर वो हर जीत को ही ऐतिहासिक करते हैं, लेकिन उसी टाइम वो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव भी हार गए थे, तो इसको भी तो ऐतिहासिक हार बता देते। हिमाचल भी हार गए थे। ये देखिए, ये भी नैरेटिव सेट करना होता है। और मुझे पता है आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ के थोड़ा मुझे उकसा रहे हैं कि मैं कुछ आपको चीजें चल रही हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऐसी एक बाइट दे दूं जिसके बाद आप फिर कुछ हेडलाइंस लगा के वो करें। ऐतिहासिक वगैरह तो देखिए कहने की बातें होती हैं, किसका ऐतिहासिक क्या ऐतिहासिक। बात ये है कि गुजरात उनकी सबसे पहली हिंदुत्व फासीवाद की लेबोरेटरी रही है, और वहां पर इन्होंने एक हद तक अपने एक्सपेरिमेंट को, जो शुरू के कुछ दंगे की बात मत कीजिएगा। हाँ, वो बस वो नहीं आप कर सकते हो ना। 2002 के दंगाइयों, क्लीन चिट मिल गई उसमें सबको, उनको सबको मिल गई। तो अब आप खुद ही सोचिए भाई, ये भी हमें सोचना पड़ेगा ना। अब जैसे देखिए, जिस संविधान को बचाने की बातें बहुत सारे लोग आज कर रहे हैं, वैसे देखा जाए तो हिंदुस्तान की फासीवादी हुकूमत ने संविधान को बदल के तो कुछ किया नहीं, संविधान में तो कोई संशोधन नहीं किया। संविधान का इस्तेमाल करके ही आज सारे के सारे जितने भी निकाय थे, है ना, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, सीबीआई, ईडी, इन सब के बारे में सब जानते ही हैं। ये तो बेसिकली इनके राइट हैंड मैन बन गए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी, इसमें ऐसा नहीं, आप जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये कैसे हो गया, ये एक दिन में नहीं हुआ है। 1925 से संघ परिवार हिंदुस्तान में काम कर रहा है, और इन्होंने एक, आप कह सकते हो, सोचे समझे प्रक्रिया के तौर पे जमीनी स्तर पे इन इंस्टीट्यूशंस में अपने लोगों की घुसपैठ करवाई, और अंदर से इन इंस्टीट्यूशंस का फासीवादीकरण करने में एक हद तक ये कामयाब भी हो गए, और उसके नतीजे आज हमें 2014 के बाद। मेरा आखिरी सवाल होगा, देखिए कि फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले, सुखदेव, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, तमाम लोग, तस्वीरें इन लोगों के हाथों में है। क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं इन तस्वीरों के जरिए? देखिए, हम जो बात आज कर रहे हैं वो और कोई बात नहीं है, वो इन्हीं शहीदों की बात है। भगत सिंह ने जिस भारत का, जिस हिंदुस्तान का सपना देखा था, ये हमें आज आप इसको कहें कि नहीं नहीं आप जो बात कह रहे हो वो उतनी सही नहीं है, ऐसा नहीं है। भगत सिंह के सपनों का हिंदुस्तान नहीं बना है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर भगत सिंह और उनके हमारे बाकी क्रांतिकारी शहीद यहाँ पर होते तो मोदी सरकार सबसे पहले उनको देशद्रोही, एंटी इंडिया, नक्सल, ये सारे लेबल लगाती। क्योंकि भगत सिंह ने तो खुद कहा था, जो सरकार
जनता को उनके बुनियादी अधिकारों से महरूम रखे, उनको उनसे वंचित रखे, उस सरकार को या तो बदल दो या समाप्त कर दो। यही उन्होंने देश की जनता का आह्वान करते हुए कहा था। तो आप भगत सिंह पर भी अच्छा, हम दिल्ली की बात कर लें, भगत सिंह के सपनों का भारत, केजरीवाल भी कहते थे, उनके मंत्री सारे जेल में हैं, पता चल रहा है वो भी चले जाएंगे कुछ दिन में। हाँ, देखिए आज तो ओवरऑल ही जो ऑपोजिशन की हालत है, वो पहले भी उन्होंने कोई विरोध तो उस तरीके से फांसीवादी राजनीति के केजरीवाल की भी बात करें, बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, और केजरीवाल ने तो बहुत वक्त तक, अब तो क्योंकि आग उनके घर तक भी पहुंच रही है ना, वरना गुजरात में जाके मंदी को दूर करने के लिए लक्ष्मी और गणेश की फोटो आप नोटों पर लगवाना चाह रहे थे। सीएएनआरसी के टाइम में आपने चू तक नहीं की थी। आप तो दिल्ली में मेजॉरिटी में थे, आपने सीएएनआरसी के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई थी? जब सीएएनआरसी के बाद भाजपाइयों ने, संघियों ने पूरी दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया था, जो जिस तरीके का पूरा मुसलमानों पे, गरीबों पे हमले हो रहे थे, केजरीवाल ने क्यों नहीं तब वहां पर आवाज उठाई? अब दिक्कत यह है कि ऑपोजिशन के लोग भी ये बात समझ रहे हैं कि फांसीवाद देखिए आता है तो वो हर किस्म के पॉलिटिकल डिसेंट को, पॉलिटिकल ऑपोजिशन को रोड रोल करता है। उसमें जो पूंजीवादी दल हैं, जो गैर फांसीवादी पूंजीवादी दल हैं, वो भी उनके निशाने पर आते हैं। आज वो बोल रहे हैं, ये काम उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। आखिरी सवाल है, समय बहुत हो गया, कि मोदी वर्सेस कौन, मोदी वर्सेस हु? मोदी वर्सेस देश की जनता का असली विकल्प। मैं तो ये कहूंगी, देखिए मैं तो जिस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी, भारत के मजदूरों की, मेहनत कशों की पार्टी है, किसी पूंजीपति के चंदे से चलने वाली पार्टी नहीं है। और भारत के, हाँ ऑब्वियसली अभी हम बहुत छोटे हैं, अभी हमारी संख्या बहुत कम है, लेकिन सच्ची बात यह है कि आज भारत के मेहनत कशों को ये समझना होगा कि मोदी सरकार का एक और साल और 2024 के बाद मोदी सरकार के 5 साल हम अपनी आत्महत्या खुद करवाएंगे। ये हमें समझना होगा, क्योंकि ये नंगी तानाशाही जितने एक एक दिन के साथ बढ़ रही है, असेंबल होना मुश्किल है, स्ट्राइक करना मुश्किल है, आवाज़ उठाना मुश्किल है। हम अपने हक अधिकार की बात नहीं कर सकते। क्यों बात नहीं किया जा सकता? बाबा साहब के बहुत बड़े फॉलोवर हैं नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने देखा किस तरीके से पुष्प चढ़ाया था बाबा साहब को। और संविधान की बात होती है, राहुल गांधी की सांसदी गई, वो अदालत का फैसला था, उसमें मोदी जी कोई योगदान ही नहीं है। देखिए अभी तो मैं इस वाली डिबेट में नहीं जाऊंगी कि डॉक्टर अंबेडकर की पॉलिटिक्स क्या थी क्या नहीं थी, वो क्योंकि अभी इस बात का मसला नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था, हिंदुस्तान में जो 2014 में फांसीवादी हुकूमत आई बीजेपी के नेतृत्व में, और उससे पहले भी जो यहाँ आरएसएस और इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करते रहे हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज तो किया नहीं। ये कहा जा रहा है कि जो आरएसएस की माँ कांग्रेस है, आरएसएस की माँ जो है कांग्रेस है, कांग्रेस ने ही आरएसएस को जन्माया है, पाला पोषा है। अब कहने के लिए बहुत सारे लोग कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि ये तो सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस ही है। ये कौन नहीं जानता है? देशभक्त है। हाँ, देशभक्त है, इसीलिए वो तो उन्होंने खुद को, जैसे मैं बोल दूं कि मैं माधुरी दीक्षित हूँ, आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे। जैसे वो बोल, अगर आंख पे पट्टी बंधी होगी मान ही लेंगे। हाँ वही, आंख पे पट्टी ये बंधी हुई है, ये बात सच है। यही तो उतारने का काम हम शहीदों की विरासत को ले जाकर कर रहे हैं, है ना? जो आंखों पर पट्टी बंधी है, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। और इन 9 सालों में तो वो पट्टी, लेकिन उसकी वजह है, उसकी देखिए उसके भौतिक कारण हैं, क्योंकि अब भौतिक तौर पे लोगों के जिंदगी के हालात तो नहीं बदल सके। इसी तरीके से बदल गए कि पहले हम शायद गरीबी रेखा के ऊपर रहे होंगे, अब गरीबी रेखा के नीचे देश की आबादी जा रही है। लेकिन सच्ची बात यह है कि आंखों पर जो ये पट्टी बंधी हुई है, और एक बहुत बड़ी आबादी जो अपने जिंदगी के हालातों से त्रस्त है, वो एक अंधी प्रतिक्रिया का शिकार हो जाती है। आप सिस्टम को, इस पूरे पूंजीवादी व्यवस्था को इस टाइम जो हमारे देश में जो सरकार जिस तरीके से चला रही है, आप उसको नहीं क्वेश्चन करो, आप उसको असली दुश्मन नहीं मानो। इसीलिए फांसीवाद क्या करता है? गरीबी की बात कर रही हैं। जब कांग्रेस सरकार थी तो वहाँ पर देखा किस तरीके से अलग अलग वो किया गया था, अंत्योदय है, बीपीएल है, फलान ढमकाना है, और उन लोगों को 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये किलो राशन मिलता था। मोदी जब से आए हैं तब से फ्री में राशन मिल रहा है। ये तो क्रांति ही है ना। यहाँ अभी मैंने अगर कोई भी जो भी बातें मैंने फांसीवाद के विरोध में या बीजेपी के विरोध में की, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस की पॉलिसीज का, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस से बेहतर बीजेपी है ना। नहीं, बात ये नहीं है। वो तो देखिए इस तरीके का जो खैराती वेलफेयरिज्म होता है ना, खैरात में आप, तो आपने वो सारे, जब
चुनाव पास होने वाला होता है, और ये मैं मान के चल रही हूँ कि अभी चुनाव करीब आएगा, इनकी जितनी अनपॉपुलैरिटी है, इस तरीके का खैराती कल्याणवाद ये फिर कुछ करेंगे। देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि हमें 2 किलो राशन और 5 किलो राशन के मोहताज नहीं है हम, हमें हमारे हक चाहिए, हमें खैरात नहीं चाहिए। ये देश की जनता को समझना पड़ेगा। और मेन चीज़ ये है कि बीजेपी देखिए क्या कर रही है, जो नियो लिबरल पॉलिसीज कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस की थी उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी खुले तौर पे कर रही है, क्योंकि वो एक फासिस्ट पार्टी है, वो वही कर सकती थी। उसके पीछे ये अचानक तो नहीं हुआ कि 2014 में देश के पूंजीपतियों ने नहीं, और देश के पूंजीपतियों ने उनके ऊपर उनको गद्दी पे बिठा दिया, कोई तो कारण होगा। आने के बाद सबसे पहला काम क्या किया, श्रम कानून सारे खत्म कर दिए, कोई वजह रही होगी। क्यों श्रम कानून पे ही सबसे पहले हमला बोला? क्योंकि सबसे ज्यादा श्रम कानून तो आया ना, नया क्या आया है, अब आप बेहतर है। आपने पढ़ा है, जो सारे चारों लेबर कोड्स हैं वो बेसिकली गुलामी के नए दस्तावेज हैं। श्रम पे पूंजी की नई किस्म की तानाशाही जो आमतौर पे भी पूंजीवादी व्यवस्था में चलती है, लेकिन जो नंगी तानाशाही फासीवाद के रूप में सामने आती है, उसको तो एक तरीके से ये चारों लेबर कोड जो हैं वो कोडिफाई कर रहे हैं। आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, यूनियनाइज आप नहीं हो सकते हो, आप ओवर टाइम का आपको रूल पता है, अब आप 12 घंटे 14 घंटे आप लीगली आपसे काम करवाया जा सकता है, और आपको किसी परमिशन की किसी चीज की जरूरत नहीं। पहले भी ऐसा होता था, तमाम लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, तब जाकर के चीजें सुधरी हैं। शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, बहुत लंबी बात। शिवानी है और किस तरीके से खुल करके सारे मुद्दों पर अपनी बात को रख रही थी। पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जनता मंच, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।